मेरा जो एक्सोक्राइन सिक्रीशंस हैं, जैसे मेरा फीकल इलास्टिस करवाया गया था, तो वो मेरा 11.3 है। तो मेरे को एक्सोक्राइन एंजाइम्स मतलब बन नहीं रहे हैं। और दूसरा मेरे को HbA1c है, वो भी मेरा 7.3 है। तो इसका मतलब मेरा इंसुलिन भी प्रॉपर नहीं बन रहा है। तो क्या मैं ये मेडिसिन लेने से उनके लेवल्स जो इम्प्रूव होंगे? आपको जो ऑटो इम्यून पेनक्रेटाइटिस है, मैं ऐसे कई मरीजों को देख चुका हूँ और उनको ठीक होते हुए भी देख चुका हूँ। यहाँ पर एक जीबी वॉश करके प्रोसेस होता है। क्या ये प्रोसेस ख़त्म होने के बाद 21 डेज़ के बाद वो स्लज स्टोन में कन्वर्ट हो सकता है? तो क्या मुझे सर्जरी के लिए जाना पड़ेगा? तो यू आर हेयर, तो हम आपका ओवरऑल फिट कर देंगे। तो यू हैड सिम्टम्स and 50% symptom is gone in 16 days. But by the time 21 days will come, you will feel 90% better. And then you follow the regime. And I am sure कि everything will go away. नमस्कार सर, मेरा नाम सुमित है और मैं हरियाणा से आया हूँ। मेरी उम्र 22 साल है। तो मुझे पेनक्रेटाइटिस का पहला अटैक आया था 2021 में, जुलाई 2021 में। तो उसके बाद मेरा सवाल ये था कि मैं अनमैरिड हूँ, आगे मेरी मैरिज भी होनी है, और उसके बाद कितने परसेंटेज चांसेस है बीमारी के नेक्स्ट जनरेशन में फ्लो करने के? वो क्या है ना, सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। तुमको पड़ाव में बुलाया गया है मानसिक और शारीरिक विश्राम करने के लिए। तो अपना इलाज करा, बिना बात क्यों शादी बच्चे सोच रहा है। तो दिमाग की चक्की चलानी करो बंद, पहली बात तो यहाँ पर मन को विश्राम दो, टोटल शून्य अवस्था में आ जाओ। योगा चित्तवृत्ति निरोधा इति योगा। तो अगर इस बीमारी से निजात पानी है तो पूरी तरह मानसिक विश्राम चाहिए। तो जो हो रहा है उसको होने दो। और जहाँ तक कल की बात है, तो तुम मेरे से भविष्य पूछ रहे हो, तो भविष्य तो भाई बने तो मेरा नहीं, हरियाणा की बोली बोलूँगा, मने मेरा को नहीं। और जो तुमको बीमारी भी बता के आई थी क्या? और यहाँ जितने हैं वो क्या खानदानी है कि ये भी नहीं है? तो क्यों रोड़ा रप्पा कर गया? तो ये बोलेगा रोड़ा रप्पा, हाँ। बिना बात का रोड़ा रप्पा है। तो अभी तुम दिमाग को शांत करके ये सोचना ही छोड़ दो, क्योंकि जिंदा रहेगा तो शादी होगी, शादी होगी तो बच्चे होगी, तो बीमारी होगी। तो आयुर्वेद का अंदर निदान परिवर्जनम, इसका सबसे अच्छा जिंदा ही ना रहे। तो मजे में रहे थोड़ा जिंदगी को, ज़्यादा सोची ना। सोचा हुआ कभी कुछ नहीं होता। तुम्हारे माँ बाप को सी जो तुमको हुई, नहीं। तो फिर शांति। और ये पड़ाव का पहला उद्देश्य है कि 21 दिन मानसिक और शारीरिक विश्राम। ऐसे उधर सावधान, विश्राम, विश्राम में अपने को छोड़ देना है, यहाँ पर ढल जाओ। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था सर कि मेरा जो एक्सोक्राइन सिक्रीशंस हैं, जैसे मेरा फीकल इलास्टिस करवाया गया था, तो वो मेरा 11.3 है। तो मेरे को एक्सोक्राइन एंजाइम्स मतलब बन नहीं रहे हैं। और दूसरा मेरे को HbA1c है, वो भी मेरा 7.3 है। तो इसका मतलब मेरा इंसुलिन भी प्रॉपर नहीं बन रहा है। तो क्या मैं ये मेडिसिन लेने से उनके लेवल्स जो इम्प्रूव होंगे, या फिर वो प्रोग्रेशन वहीं रुक जाएगा, या फिर उनके लेवल्स उतने ही प्रोग्रेशन तो रहेंगे? रुक सकता है, इम्प्रूव होगा नहीं होगा, प्रोग्रेशन रुकने की बात तो मैं जानता हूँ। अब आपका फीकल इलास्टिसिस जिस स्टेज पे पहुंच चुका है, तो इसका मतलब पैनक्रियाज में एक्सोक्राइन डेफिशिएंसी इसलिए हो गई है कि पैनक्रियाज डैमेज हो चुका है और एंडोक्राइन भी हो गई है। तो इंसुलिन तो लेनी पड़ेगी अगर शुगर होगी तो, क्योंकि वो सबसे सेफ है। और एक्सोक्राइन डेफिशिएंसी हमने देखा है कि जो लोग अमर खाते हैं, वो एक्सोक्राइन डेफिशिएंसी होते हुए भी जिस तरह का खाना आप यहाँ पर खा रहे हो, मक्खन खा रहे हो, मलाई खा रहे हो, तेल खा रहे हो, वो हजम हो रहा है, वो चलता रहेगा। वो कैसे बॉडी में हो रहा है इसकी कमी के बावजूद मुझे मालूम नहीं है। इसके साथ किसी एंजाइम्स को लेने की आवश्यकता नहीं होती है। पर वो इम्प्रूव करेगा नहीं करेगा इसके बारे में मैं बिल्कुल नहीं बोल सकता। मेरी अभी तक के तजुर्बे के हिसाब से है कि नहीं करेगा। पर कोई इक्का दुक्का बोलता मेरा बढ़ गया, मेरी इंसुलिन कम हो गई, मेरी शुगर ठीक हो गई, तो इक्का दुक्के को मैं बोलता नहीं हूँ। मेरे को चाहिए कंसिस्टेंसी, कि 70% लोग जब एक जैसा रिजल्ट देंगे तब मैं बोलूँगा कि साहब मेरी दवा काम करती है। तो मेरा अगला सवाल ये था सर कि मेरा IgG4 लेवल्स चेक हुए थे जब मैं एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रहा था। तो उसमें मेरे को बताया गया था कि मेरे को ऑटोइम्यून डिजीज़ है, ऑटोइम्यून पेनक्रेटाइटिस। तो ये मेडिसिन जो हम खा रहे हैं अमर,
तो वो हर टाइप की पैनक्रेटाइटिस पे काम कर रहा है या नहीं? आपको जो ऑटो इम्यून पैनक्रेटाइटिस है, मैं ऐसे कई मरीजों को देख चुका हूँ और उनको ठीक होते हुए भी देख चुका हूँ। आपकी जो ऑटो इम्यून है मेरे लिए नई नहीं है, तो क्योंकि मैं कर चुका हूँ, तो उससे पूछो ना पहला मरीज जब आया होगा तो उसको मैंने क्या जवाब दिया होगा? तब दिया था कि मैंने करा नहीं है, खा के देख लो। क्योंकि कारण कुछ और है, किसी में शराब है, किसी में ऑटो इम्यून है, पर अमर जो है सभी में काम करती है। चाहे वो जेनेटिक है, चाहे ऑटो इम्यून है, चाहे ऑब्स्ट्रक्टिव है, चाहे जो भी है। हमने इसको अभी तक काम करते देखा है और क्योंकि अब हज़ारों पेशेंट हैं, हमने काम करते देखा है, तो हम कह सकते हैं कि ये काम करती है और एनिमल मॉडल भी है। तो इसके अंदर पैनक्रेटाइटिस प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज प्रूव्ड। तो मेरा अगला सवाल ये था सर कि मैं जितनी बार भी मेरा एमआरसीपी हुआ है 3 साल के अंदर 2021 से अब तक, तो मेरे हर एमआरसीपी में रिपोर्ट में आता है कि मेरे को माइल्ड थिकनिंग हो जाती है पैनक्रेटेटिक ड्यूoडेनम ग्रूव जो होता है हमारा उसके अंदर। तो वो अमर खाने से या फिर मेडिसिन खाने से वो मतलब थिकनिंग कम हो सकती है या फिर वो दोबारा रिवर्स हो सकती है वैसी जैसी कंडीशन में हो? पैनक्रेटाइटिस के अंदर मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं। हमारे ट्रीटमेंट के जो हमने देखा गया है कि वो चेंजेस वापस नहीं होते, पर जो हो गया सो हो गया और मरीज ठीक रहता है और प्रोग्रेशन भी नहीं होता है। तभी एमआरसीपी में जो चेंजेस आपके पीछे आए हैं वो आए हैं, और 1 साल के बाद जो आपका बेसलाइन बढ़ता है दवा खाने के बाद उसमें चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। और मुझे ये भी पूछना था सर जो मतलब HbA1c है और जो हमारा ये फीकल इलास्टिस है, कितने ऑफ़न हमको ये टेस्ट करवाने चाहिए? शुगर को तो आप डेली मॉनिटर करो, HbA1c करो ना करो, पर शुगर मॉनिटर करो कि शुगर का कंट्रोल लेना बहुत ज़रूरी है। वो तो 3 महीने का बताएगा, तो ग्लूकोमीटर लेके सुबह फास्टिंग देखो और एक दिन नाश्ते के 2 घंटे बाद, एक दिन लंच के 2 घंटे बाद, फिर डिनर के 2 घंटे बाद इसको चार्ट बनाओ कि हम कैसे इसको काबू में रखें, ठीक? और फीकल इलास्टिसिटी अगर कम है तो बढ़ता तो है नहीं वो, और इससे ज़्यादा कम क्या होगा? 11 बोलो, 0 बोलो, तो आपकी मर्ज़ी है, तीसरे महीने कराओ, छठे महीने कराओ, पर मैं साल भर से पहले रिकमेंड नहीं करता। पर शुगर को आपको मॉनिटर करना छोड़ देना चाहिए। और ये चीज़ भी है सर जो मैं नॉर्मल हर रोज़ शुगर मेज़र कर रहा हूँ, वो मेरी रेंज में ही आ रही है, फास्टिंग भी और आफ्टर डिनर, आफ्टर लंच ये भी मतलब मेरी रेंज में ही आ रही है। पर मेरा जो HbA1c है वो मेरा बढ़ा हुआ है। वो HbA1c इसलिए बढ़ा है कि आप किसी भी समय दिन में अगर शुगर बढ़ जाएगी, तो वो बढ़ जाए, उससे 3 महीने का आता है, और आप क्योंकि आप दवा खा रहे हो यहाँ पर, तो पैनक्रेटाइटिस के मरीजों में जो अनकंट्रोल शुगर आती है, हमने देखा है कि उम्र के दौरान और पड़ाव में रहने के दौरान बहुत सारे लोगों की शुगर नॉर्मल में आ जाती है। क्योंकि ऐसा डिसिप्लिन खाना ना आप घर में खाते हो, ना ऐसे रहते हो। यस। तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जिनकी शुगर बढ़ी हुई थी, यहाँ पे इलाज शुरू किया, उनकी इंसुलिन भी छूट गई, दवा भी छूट गई, बड़े खुश। मैंने कहा खुश मत हो, जाके हो जाएगी शुरू, क्योंकि इतने अनुशासन से आप करोगे तो कुछ नहीं होगा। Good afternoon, sir. My name is Chidananda, and this is my 16th day at Padao. And I have chronic pancreatitis, and I also have water in my spleen. So, due to which I am supposed to take some antibiotics on a long-term basis. Now, what I have observed in this 16 days is my pancreatic, all the levels have been normalized, and my BP medicines have been off, and my uric acid also has come down. Now, the my question here is, um, recently my antibiotics have been started, sir, for the spleen water issues. So, will this antibiotics affect with the with the Amar? Will there be any cross, uh, fighting between these two, or will it affect my body because I'm taking both the medicines in line? Will it have any effects on my liver or on my kidney? Uh, this was my question, sir. You see, now you have two issues. One is Yes. infection in spleen Yes. and one is chronic pancreatitis. Yes. Both are two different things, not linked to each other. Ah. But you got infection in spleen. Yes, sir. Because if I say ki after 6,000 of patients, Yeah. I don't see any other patient like you. Ah. I have not seen it. अब क्वेश्चन है कि वेदर वी शुड गिव ओनली अमर हाँ. और वी शुड ट्रीट स्प्लीन.
Yes. Big question. Because both diseases are chronic and they will take long time. Long time. Yes. So your question, your apprehension is very good. That whether it will work together, synergistic or antagonistic. Wow. But I have no idea. So what we do in this condition? Ayurveda से उपशय निदान. If you don't have any way, toss कर लो Okay. कि give medicine. Medicine. And since we don't see any side effect, any adverse effect, so continue that. Because many times we start a new medicine. How long we should give it? As long as you don't get grade 2 toxicity. On the liver. कहीं पर भी हाँ. ग्रेड 2 टॉक्सिसिटी मतलब कोई फैटल टॉक्सिसिटी नहीं होती है, तब तक उस दवा को खाते रहो. Okay. तो आपको एस्पिरिन भी है, तो अमर का इंटरेक्शन एक्शन जो है ये साइंस की बात है जिसके लिए आई हैव बीन फाइटिंग फॉर ईयर्स Yes. कि हम जो दवा दे रहे हैं दोनों, वो दोनों साथ खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए. ये रिसर्च की बात है. अब मैंने क्योंकि हुई नहीं इसलिए मैं आपको जवाब नहीं दे सकता. तो मेरे पास तो एक वैद्य की बुद्धि है कि दोनों दे रहे हैं, अगर कुछ होगा तो हम रोक देंगे. Okay. So I'm one of the first cases like this. नहीं, अलग अलग टाइप के आते हैं. अभी एक टीबी के साथ आए, किसी के साथ आए, पर Yes. स्प्लीनिक इन्फेक्शन एंड यू आर डिफरेंट. Yes. Yes. तो जब दूसरा आएगा तब हम कहेंगे साहब वो आए थे चिदम्बरम जी, उनके देख के हमें एक्सपीरियंस हुआ तो हम दूसरे को दे सकते हैं. Yes. बिकॉज इट इज एक्सपीरियंस बेस्ड मेडिसिन. Understood. एंड व्हाट इज अवर स्ट्रगल फॉर, व्हाट इज द साइंस बिहाइंड इट. तो आपका जो एप्रीहेंशन है वो ठीक हो सकता है कि हो सकता है दोनों दवाइयाँ आपस में इंटरेक्ट करनी हो. 6 महीने बात करें, 1 साल बात करें, तो हमारे पास ये होगा कि आपको हम वॉच करेंगे. और इफ़ यू रिपोर्ट एनी सिम्टम, Okay. यू विल लिव विद द साइड इफेक्ट Yes. और गुड इफेक्ट और बैड इफेक्ट. I'll update definitely. Yes. Sir. So my second question here is regarding the gas. What do you call the bloating of the stomach, sir? So I was told that the leftover food will create bloating, but in my case, I can see that as soon as I pass my stools early in the morning, I start getting bloating, and even I pass my stools twice or thrice in a day. And as soon as the stools are passed, bloating starts. So exactly what is the condition? Keeping the stomach empty, bloating starts, or overeating is a condition for bloating? एक्चुअली I'm a देयर आर 2 थिंग्स, गैस्ट्राइटिस, ड्यूडेनाइटिस, कोलाइटिस, Yes, sir. ये सब पैनक्रियाटाइटिस के साथ साथ आते हैं. हाँ. So what you are giving me the indication, you might be suffering with gastritis and colitis. वो भी ठीक हो जाएगी, क्योंकि जो लोग पेन किलर इस्तेमाल करते हैं ज़िंदगी में, उनको गैस्ट्राइटिस, यूरिनाइटिस, कोलाइटिस, इलियाइटिस होती रहती है. ये बताइए कि 16 दिन में आपको इस सिम्टम में कितना फर्क पड़ा है? That has reduced to 50%. बस. That तो bloating. यू आर हेयर, तो हम आपका ओवरऑल फिट कर देंगे. Okay. तो यू हैड ए सिम्टम्स एंड 50% सिम्टम इज गॉन इन 16 days. Yes. तो इट्स लाइक ए मैजिक टू यू. Yes. 16 दिन तो कुछ भी नहीं होती. Yeah. But by the time 21 days will come, you will feel 90% better. And then you follow the regime, and I am sure that everything will go away. Okay. And my third and final question would be some information, if it could be thrown on the Imbu, what we take, because I'm taking it every day before breakfast, before every meal, 10 minutes earlier. So, Amar, at least we know that it's made of 3, this one, and you have, there is, it is working also fine for me. But Imbu, how does it actually work, sir? I mean, इम्बो से अमर से ज़्यादा इम्बो पे काम हुआ है. अच्छा, हाँ, आप हाँ, रिसर्च गेट पे जाओ, रिपोर्ट पढ़ो. इम्बो बेसिकली एक आयुर्वेद की दवा है, पुरनवा मंडूर, जो कि लिवर की दवा है. हाँ, और हमने इसके ऊपर वैल्यू एडिशन करके देखा कि इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग हिपेटोप्रोटेक्टिव, एंटीफाइब्रोटिक, ओके, डिटॉक्सिफाइंग एंड हाँ, 14 इम्यून मार्कर पे काम करती है, हाँ, हाँ, इंक्लूडिंग सेल रेगुलेशन. सेल रेगुलेशन जाती है तो कैंसर हो जाता है. यस, तो आपको हम जब अमर दे रहे हैं, यस, तो उसके साथ लिवर की दवा, क्योंकि आयुर्वेद में ये पेनक्रियास नाम का वर्ड ही नहीं है. ओके, तो लिवर और स्प्लीन के बीच में ये बैठा हुआ है, तो उधर रोग में डाल दिया है. तो इतनी छोटी सी गांठ थी, तो शास्त्रों दे दिया. तो ये जो इम्बो है, इम्बो इज ए मॉडिफाइड फॉर्मुलेशन ऑफ ए क्लासिकल मेडिसिन कॉल्ड प्रणमा मंडूर, विच इज अ वंडरफुल मेडिसिन फॉर liver diseases. liver disease, So we okay, have done that experimental, clinical, all, yes, and that's why it is given. It is a very much comfortable. It is a part of the treatment protocol. right, okay, So everybody is getting either Prec 20 or Imbo or Prunaba Mandur, तीनों ही की है. yeah, I'm taking it. I just wanted to understand how it works.
Thank you, sir. I also take Imbo myself 3 times a day because it's a wonderful medicine to boost immunity. That's why it's a Imbo, immunity booster. So with that, I can change, I go anywhere, I can eat anything because allergy conditions, it doesn't allow to appear in the body. Great, sir. Thank you so much. Okay, that's all. Kamduta, how does it work, sir? How uh, uh, then for what purpose it has actually been given? Kamduta is a classical medicine Yes, sir. and basically it is written in अम्ल पित्त रोगाधिकार. आयुर्वेद में एक एसिड एल्कली डिसबैलेंस करके अम्ल पित्त है, रक्त पित्त है. Okay. ये बाइल का एक दोष क्या है. So Ayurveda was written 1000 years back using protocols and parameters of those time. And sometimes I feel amazed who made these formulations. ये formulation कहाँ से आई? I did not formulate कामधुदा. तो कामधुदा क्यों बनी? तो कामधुदा में अगर हम से तो it is from the sea. मोती सी से है. Okay. वो जो पर्ल शैल है वो भी इससे है. घुंगा, कौड़ी, ये सब समुद्र से निकले हुए हैं. तो ऐसी बेसिकली एनिमल ड्राइव्ड कैल्शियम है. Okay. फिर इसमें गेरू पड़ता है, 1 किलो इससे तो डलती है, बन गई कामधुदा. बट व्हाट वी फाउंड कि अब ये काम कैसे करती है. तो आयुर्वेद की दवाइयाँ काम करती हैं ऐसा तो किताबों में लिखा है. फिर वात पित्त कफ के हिसाब से लिखा है जो मेरे को आज तक समझ में नहीं आया. क्योंकि वात पित्त कफ लिख दिया पर उसको एक्सप्लेनेशन, जैसे अभी हम कह रहे थे कि रामायण तो पढ़ी पर बाँचे कौन, व्याख्या कौन करे. तो आयुर्वेदा की दवा काम करती है पर आज की भाषा में क्योंकि मैंने साइंस पढ़ी हुई है तो आई कैन नॉट आंसर यू हाउ डज इट वर्क, बट इट वर्क. खास करके इसमें आपको हल्का सा मेलाइज है, थकावट हो रही है, नौजिया हो रहा है, कुछ भी है, मतलब एंग्जाइटी है, किसी भी चीज़ में ये देते ही स्टैंड फर्क करती है. किसी चीज़ से उल्टी नहीं होती है, काम तो ज़्यादा तो उल्टी बंद हो जाती है. और ये मैं कहता हूँ कि यार ये काम कैसे करती है पता होना चाहिए. तो आपका क्वेश्चन बहुत वैलिड है पर मेरी लिमिटेड नॉलेज है कि मुझे पता है काम करती है, कहाँ काम करती है, मेरे अनुभव से काम करती है, पर कैसे काम करती है यह अपने को मेरा नहीं. It has worked for me also, sir. सब पे करती है, मेरे पे भी करती है. मैं खुद कामधुदा ऑफ एंड ऑन खाता हूँ, खाते हैं. बहुत बढ़िया काम करती है. मेरी प्रैक्टिस में कामधुदा का बहुत बड़ा रोल है. और मरीजों को जिस समय कुछ पित्त जब उल्टी होती है, जी बिचलाता है, घबराते हैं, चक्कर आते हैं, उसको देसी काम करती है. और आयुर्वेद की एक बहुत ही उत्कृष्ट औषधि है. मेरा नाम है उस ऋषि को जिसने इस फार्मूले को बनाया है. मेरा नाम सुमित राय है. मैं जयपुर राजस्थान से आया हूँ. मेरी एज 40 ईयर्स है. सर मेरे को अप्रैल 2025 में पहला अटैक आया था. उस टाइम पे ये एक्यूट ही था. उसके बाद से हर 20-25 दिन में अटैक्स आने लगे. अभी रिसेंट अटैक मेरे को अगस्त 2025 में आया. तब तक वो इडियोपैथिक ही बताया था डॉक्टर्स ने, लेकिन अगस्त 2025 में जो अटैक आया वो सबसे सीवियर अटैक था. मुझे करीब 16 दिन एडमिट रहना पड़ा. उसके बाद उसमें फाइंडिंग्स में ये आया कि गॉल ब्लैडर में स्लज है. तो सर मेरा सवाल उसी से मिलता जुलता है कि यहाँ पर जब पड़ाव में मैं आया, आज मेरा यहाँ पे 20th डे है, यहाँ पर एक जीबी वॉश करके प्रोसेस होता है. तो क्योंकि मैं ग्रीन एप्पल से एलर्जिक हूँ या किसी भी तरह के एप्पल से एलर्जिक हूँ, तो वो प्रोसेस कंप्लीट हो नहीं पाया. तो वो स्लज अभी अंदर है. तो क्या ये प्रोसेस ख़त्म होने के बाद 21 डेज़ के बाद वो स्लज स्टोन में कन्वर्ट हो सकता है? और इन केस वो स्टोन में कन्वर्ट हो गया तो क्या मुझे सर्जरी के लिए जाना पड़ेगा? आपको गॉल ब्लैडर में स्लज बना क्यों? नो आइडिया सर. नो आइडिया. काम क्या करते हो आप? मैं आई एम इनटू फार्मास्यूटिकल्स. फार्मास्यूटिकल्स. तो मेरे को पता है कि गॉल ब्लैडर की बीमारी के पीछे सबसे बड़ा कारण है लॉन्ग गैप ऑफ ईटिंग और सुबह सुबह चाय पीना या केवल दूध पीना. आपको पूरा ब्रेकफास्ट ऐसा नहीं करना है जैसे आपको पड़ाव में मिलता है. और पड़ाव के ब्रेकफास्ट को अंग्रेजी में बोलते हैं फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट. राइट. कार्ब, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स. तो फलों से विटामिन, दूध दही से मिनरल, पनीर से अंडे से प्रोटीन और बाकी वो पोहा शोहा खाए तो कार्ब हो गया. राइट. तो ये नाश्ता आपने नहीं किया ज़िंदगी में. तो हमारी बॉडी के अंदर एक बहुत अच्छा सिस्टम है. आयुर्वेद में बोला अम्ल पित्त. समझ में नहीं आता अम्ल पित्त है क्या, क्योंकि हम साइंस पढ़े हुए लोग आयुर्वेद में जा रहे हैं. बिल्कुल. तो अम्ल पित्त पढ़ते पढ़ते हमें समझ में नहीं आता, पर धीरे धीरे हमारी अंडरस्टैंडिंग बड़ी होती है कि हमारी बॉडी को 2 हिस्सों में बांट दो.
इधर अम्ल है स्टमक में, और पूरी केमिस्ट्री है। 1.8 to 3.5 हमारा पीएच है। ओके, अगर वो नहीं होगा तो खाना पचेगा टूटेगा नहीं, ही नहीं, टूटेगा नहीं। टूटेगा नहीं। सर्फ है वो, सर्फ जो होता है ना डिटर्जेंट, वो एसिडिक होते हैं, और जिसके पास वो होते हैं ना जो सूदिंग करते हैं वो एल्कलाइन होते हैं। तो यहाँ खाना टूटेगा, फिर खाना यहाँ से आएगा, इस जगह कर्वेचर ऑफ सी होती है, ऐसे घूमता है खाना, धीरे धीरे जाएगा, और यहाँ पर क्षार पैदा हो रहा है, बेस। वो भी अगर बॉडी में सीधे आ जाए तो उसको जला देगा। क्षार गिर गया साबुन फैक्ट्री में, हो जाता है ना कास्टिक सोडा वगैरह, तो उसके लिए गॉल ब्लैडर दिया है, तो लिवर उसे बनाता है, गॉल ब्लैडर छोड़ देता है, फिर गॉल ब्लैडर सेंस करके टाइम टाइम पे उसे छोड़ता है। अब यहाँ पर जो 1.8 to 3.5 पीएच है, इस जगह कर्वेचर उसी पे जहाँ पे छोड़ता 5.5 to 6.5 हो जाती है। ओह। ये कुदरत का बैलेंस है। अब आपने क्या किया, भगवान ने इंसान बनाया, ये भी जानवर की तरह खाने के पीछे दौड़ेगा। जानवर सबसे पहले खाने के लिए निकलता है ना, उसे क्या पता था कि इंसान खाना छोड़ के बाकी सब कुछ करेगा। आज हम खाना छोड़ के बाकी सब काम करते हैं। किसी जमाने में मैं भी ऐसे ही था, मैं भी ऐसा कर चुका हूँ, क्योंकि हमें जिंदगी का बेसिक तो हम सृष्टि में प्राणी हैं, बिल्कुल। और सुबह उठते ही हमारे बाप दादे 4 बजे चूरमा रोटी खा के खेत पे चले जाते थे, और हम जब तक भूख से मरने नहीं लगे तब तक खाते नहीं, कुछ भी खा लेते हैं। तो ये जब एसिड खाना, और हमारा गॉल ब्लैडर तभी कॉन्ट्रैक्ट करता है जब उसको एक अच्छा फैट मिलता है खाने में। तो राजस्थान में जलेबी मलाई क्यों खाते थे, कचौड़ी क्यों खाते थे, क्योंकि वो फैट था खाने में। आपके साउथ इंडिया में इडली के ऊपर घी डाल के क्यों खाते थे, क्योंकि फैट था। फैट था। अब घी के नाम पे तो तेल निकल जाता हमारा, क्योंकि सारी कल्चर में, चाहे नॉर्थ इंडिया में जाओ तो पराठे में मक्खन डाल के खाते थे, अंग्रेज ब्रेड के ऊपर मक्खन डाल के खाता था, तो वो गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता था। अब जब गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, पानी लोटे में से निकलेगा ही नहीं, तो स्लज तो बनेगा ही बनेगा, तो स्लज बनती है, और स्लज में कंकड़ बनेंगे। पर जब ऐसा हो रहा है, जब आपका गॉल ब्लैडर ठीक से काम नहीं कर रहा है और उसको पीएच को मेंटेन बॉडी करना चाहती है, तो एक छोटा सा पैनक्रियाज है, वो भी जो पैनक्रियाटिक जूस बनाता है, उसकी भी पीएच 8.8 होती है, वो ज़्यादा काम करके यहाँ पर डालता है। छोटी सी गांठ, नन्ही सी जान, ज़्यादा काम करेगी सूजन आ जाती है। तो डॉक्टर कहता है गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया इसलिए पैनक्रियाटाइटिस हुआ। मैंने कहा नहीं, पैनक्रियाज पे लोड दिया इसलिए गॉल स्टोन हुआ। ओके। तो इसीलिए जिन लोगों के गॉल स्टोन निकाल दिए जाते हैं, गॉल ब्लैडर निकाल दिए जाते हैं, उनको भी 2 साल के अंदर फिर से पैनक्रियाटाइटिस आ जाती है। सर मेरा अगला सवाल इसी से रिलेटेड था कि जो गॉल ब्लैडर के अंदर स्लज है, क्या इससे मेरे को कोलेसिस्टाइटिस हो आपको सकता है? कुछ नहीं होगा। अब आप ये जो खा रहे हो ना पड़ाव का खाना वाना, जी। धीरे धीरे आपका लोटा ठीक हो जाएगा। ओके। और आपको अगर ग्रीन एप्पल नहीं हुए तो ग्रीन एप्पल इन द लास्ट ओके, मैं करूँगा, आपका गॉल ब्लैडर स्लज भी ठीक कर दूंगा। ठीक है। आप कल से 10 ml गाय का घी जी। खाली पेट पीना शुरू कर दो। 10 ml गाय का। ओके सर। सुबह सुबह उठो, 10 ml गाय का घी यहाँ पर है, गरम गरम पी जाओ खाली पेट सुबह। बस। राइट सर। और आप देखना कि आपका गॉल ब्लैडर का स्लज भी, क्योंकि गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, लिवर, कोलन, ये सब मेरी अनुभव जनन में बड़ा मजा आता है। तो अगर एक चीज़ काम नहीं कर रही तो दिस इज नॉट द एंड। आयुर्वेद में हम बहुकल्पनीय लोग करते हैं। अब मेरे को आंवला सूट नहीं करता, नहीं करता तो नहीं करता। तो अगर एप्पल से है तो स्वभाव विरुद्ध है कि कोई चीज़ आपको स्वभाव से विरुद्ध हो सकती है। जी। सर जैसा मैंने आपको बताया कि आई एम इनटू फार्मास्यूटिकल्स, तो मेरी फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो क्या 4 महीने रेस्ट करने के बाद मैं ट्रैवलिंग स्टार्ट कर सकता हूँ? देखो, डेंट लग चुका है, जी। लग गया ना। अब वो गाड़ी नए मॉडल की नहीं रही है, तो नए मॉडल की गाड़ी ना रहे, और हो तो उसको घर में रखो, थोड़ा बहुत लोकल चला लो, हाईवे पे नहीं जाएगी। तो आपको तजुर्बा हो चुका है, 40 साल के हो चुके हो। राइट राइट। अब आप ऐसा करो कि दौड़ाने वाले लोग अलग रखो। जी। जैसे मैं हूँ, बहुत दौड़ा हूँ। 27 साल तक मैं 3 रात एक छत के नीचे नहीं सोया हूँ। राइट। दिस इज माई रिकॉर्ड। 10 रात 10 मुल्कों में सोने का रिकॉर्ड है। और अब भी मेरी ट्रैवलिंग रोज रहती है, पर मैं बहुत सेलेक्टिव हूँ। राइट। पैसा कमाने के लिए नहीं जाता हूँ, पर मोटिवेशनल लेक्चर है
जी, BBHU में मुझे सरकारी है, हाईवेज अड्डे है। बच्चों को मेरे जाने से मोटिवेशन होता है, तो मैं 1 दिन का काम 5 दिन में कर रहा हूँ। अगर आपके पास इतना समय है तो कर लेना, ठीक है सर। पर छू के आने वाला काम नहीं करना है। पर आपके साथ मेरा एक ड्राइवर, एक मेरा केयरटेकर, खाने-पीने का सामान सब लेके चलता हूँ, अपने प्लान से चलता हूँ। ये खाऊँगा, आराम से जियो। पर वो नहीं हो सकते जैसे आप पहले थे, और करना भी मत, क्योंकि कोई ना कोई तो खुरापात करी है ना, तब पैनक्रेटाइटिस आई है। बिल्कुल सर, तो आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, मैंने रिपेयर कर दिया, फिर से वही करोगे तो हो जाएगा ना बेकार। बिल्कुल। तो नाउ आई विल सजेस्ट यू, यू आर इन बिज़नेस, तो डेवलप ए टीम, राइट सर। लेट देम डू। आपको लगेगा थोड़ा-सा, हुँ, पर आप देखोगे आप और प्रॉस्पर हो जाओगे। अब बड़े-बड़े जो पैसे वाले ना, कोई भी तो नहीं जाता कहीं। बिल्कुल। बड़े-बड़े नेता वो भी कहीं नहीं जाते, कार्यकर्ताओं को दौड़ाते रहते हैं, तुम कर लो, तो वो करो।